ध्वनि के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। जो ध्वनि है, किसी भी वस्तु की जो ध्वनि होती है, जिसके कारण हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस वस्तु की कौन सी आवाज आ रही है ना, किस वस्तु से कौन सा साउंड जनरेट होता है। तो आप लोगों ने ढोल सुना होगा, ड्रम की आवाज सुनी होगी, घंटियों की आवाज सुनी होगी। सुनी घंटी, स्कूल की घंटी बजती है। पोल बजाया तुम लोगों ने, घरों में खूब बजाया होगा, पोल पे पत्थर मार मार है, सारे गांव के पोल खराब कर दिए तुम लोगों ने, है ना। दूसरा क्या है, ये कुछ वाद्य यंत्र यहाँ पर दिख रहे हैं, क्या क्या है ये, यहाँ पर क्या है, वायलिन है, फिर इसमें क्या है, बीन है, और ये ड्रम है ना। तो बहुत सारे जो इक्विपमेंट है जिनका यूज हम म्यूजिक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? म्यूजिक के रूप में। तो ये आपको यहाँ पर एक तारा दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस एक तारे को मैंने जो है इसको बनाया है, ठीक है, तुम्हारे सीनियर्स के लिए बनाया था, है ना। अब इसको जरा ध्यान से देखना, इसके बाद मैं पूछूंगा कि ध्वनि है क्या, है ना, वो ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है। तो इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, ये इसको कहते हैं स्वरित्र। क्या कहते हैं? स्वरित्र। जब हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा इसमें इसको जर्क देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये साउंड सुनाई दे रहा है आप लोगों को? बहुत कम, लेकिन कान के पास ले जाओगे तो जैसे मच्छर जब घूमता है ना रात को, कान के पास जब आता है, और यहाँ पे देखो सुनाई दे रहा है। तो ये आप लोग भी जो है इसको सुन सकते हैं, ठीक है। बाद में ये एक एक ले लेना, थोड़ा सा सुन लेना सारे लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक प्रकार का वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक भी लग रहा है, जैसे मच्छर जब कान पे आता है रात को तो एक साउंड सुनाई देता है। सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता? अब आप लोगों को बताना है कि किसी वस्तु में साउंड क्यों जनरेट होता है, बताओ। दिख रहा है आप लोगों को? तो अब आप लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिया है कि किसी भी वस्तु में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होता है। जब तक किसी भी वस्तु में कंपन उत्पन्न नहीं होगा तब तक क्या 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 उत्पन्न नहीं होगा, साउंड जनरेट नहीं होगा। तो साउंड क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। साउंड क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा, ठीक है, जो क्या करती है, एक क्या करती है, वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। और ये जो ध्वनि, जो तरंगे हैं, यह क्या करती है, हमारे कान के अंदर प्रवेश करती है, और यह क्या करती है, सेंसेशन उत्पन्न करती है हमारे कहाँ, कान के अंदर। जब ये कान के पर्दे में वाइब्रेट होगी ना, तो कान के अंदर एक सेंसेशन होगा, और उस सेंस को हमारा ब्रेन पढ़ता है कि ये आवाज किस चीज की है ना। इसी के आधार पे हमें पता चलता है कि जो साउंड है वो किस ऑब्जेक्ट का है, किस वस्तु का है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप लोग देखो, एक ड्रम है, जिसपे ड्रम पे आप लोग देख रहे होंगे, जब हम इस पे हिट करते हैं, क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो क्या होता है, एक इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। क्या करती है? वाइब्रेट करती है। इसी तरह से जो ये यहाँ पे गिटार है, इसकी जो स्ट्रिंग होती है, ये वायलिन की स्ट्रिंग है। किसकी स्ट्रिंग है? वायलिन की स्ट्रिंग है। इसको आप जैसे जैसे इसको टाइट या ढीला करोगे उस हिसाब से साउंड चेंज होता रहेगा, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है उस पर भी डिपेंड करता है कि साउंड किस प्रकार का होगा। इसी तरह से ये ट्यूनिंग फोर्क है, जो अभी मैंने आपको दिखाया, जिसमें जब वाइब्रेशन होता है तो किस प्रकार से क्या होता है, किस प्रकार से जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। आ रही बात समझ में? तो साउंड क्या है? एक तरंग के रूप में। तरंग कहाँ कहाँ देखिए आप लोगों ने, बताओ। तरंग देखिए आप लोगों ने, जब आप किसी तालाब में, जब किसी तालाब में क्या करते हैं आप, तालाब में क्या करते हैं आप, बताओ भाई। ये तालाब है, इसमें अगर आप पत्थर फेंक देंगे, क्या फेंक देंगे? पत्थर, तो इसमें तरंग उत्पन्न होती है इस तरह की। इसी को तरंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। तो ध्वनि की जो ध्वनि है, जो इसकी एनर्जी है, ये भी क्या है, एक तरंग के रूप में। साउंड इज ए वेव। ध्वनि क्या है? तरंग के रूप में होती है। किस रूप में होती है? इसको लिख लीजिए, ध्वनि क्या होती है? तरंग के रूप में होती है। साउंड ट्रेवल एज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू ए मटेरियल मीडियम। देखो, वेव दो प्रकार की होती है। वेव क्या होती है? दो प्रकार की। इधर ध्यान दो भाई, वेव क्या होती है? दो प्रकार की। यहाँ पर ये क्या है, एक क्षितिज है। अगर ध्वनि जो तरंगे हैं, ध्वनि क्या है? तरंगे हैं। ये क्या कर रही है, इसकी जो दिशा है, ध्वनि तरंगों की दिशा अगर क्या है, किसी भी तरंग की दिशा अगर प्रोपगेशन के साथ है, यानी कि प्रॉपर जहां वो जा रही है, जहां उसका क्या हो रहा है, प्रोपगेशन हो रहा है, मतलब ध्वनि तरंग फैल रही है जहां, ठीक है। अगर इस ध्वनि तरंग की क्या है, दिशा भी उसी ओर है, तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव।
कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। और दूसरी तरंग होती है कि जहां पे जो तरंग है, वेव है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो प्रोपगेशन है उसके लंबवत होती है। उसकी क्या होती है? लंबवत, है ना कि लंबवत डायरेक्शन का है, लंबवत है ना, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। आगे समझ में कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव अनुदैर्ध्य तरंग है, और जो ट्रांसवर्स वेव जो अनुप्रस्थ तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है? तो जो ध्वनि तरंग है ये किस प्रकार की तरंग है, बताओ किस प्रकार की है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लिख दो। ये कैसी तरंग है? लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। द मीडियम कैन बी सॉलिड। जो ध्वनि है ये इसके प्रोपगेशन के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्वनि क्या है? तरंग के रूप में है। जब ये किसी ये वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होता है, तो जब वाइब्रेशन किसी पार्टिकल के थ्रू फैलेगा ना, है ना, किसी पार्टिकल के थ्रू फैलेगा तभी तो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। तो अर्थात ध्वनि के प्रोपगेशन के लिए, ध्वनि के फैलाव के लिए, या ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तीसरा पॉइंट लिख दो। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये माध्यम कैसा हो सकता है भाई? ये माध्यम हो सकता है आपका ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। माध्यम किस प्रकार का हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, और तीसरा क्या है? गैसेज हो सकता है, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स एज ए सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन। जब साउंड क्या है? ट्रेवल करता है। साउंड क्या करता है? ट्रेवल करता है। तो सक्सेसिव कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब संपीड़न, और रियरफेक्शन मतलब विचलन। विचलन समझ लो। संपीड़न मतलब क्या करना? संपीड़ित होना, पास आना, और रियरफेक्शन मतलब विचलन यानी कि दूर होना, है ना। तो इस तरह से जो ध्वनि तरंग है वो क्या करती है? ट्रेवल करती है। क्या करती है? ट्रेवल करती है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ये देखना है कि जो कंप्रेशन है और रियरफेक्शन क्या है। तो जो ये ध्वनि है ये क्या है? ट्यूनिंग फॉर्क है। क्या है? ये क्या? ट्यूनिंग फॉर्क। ये क्या है? ट्यूनिंग फॉर्क है। इससे जो ध्वनि जनरेट हो रही है, तो एक कंडीशन में इनकी डेंसिटी ज्यादा हो रही है ना, यानी कि ये पास आ रही है। कॉम्प्रेशन यानी इसमें जैसे यहाँ से ध्वनि क्या हुई? जनरेट हुई, तो इसमें क्या करते? पास की हवा को या पास का जो माध्यम उसको कंप्रेस करा। क्या करा? कंप्रेस। तो ये क्या है? एक सक्सेसिव, एक लगातार जो आने वाली जो सक्सेसिव कंप्रेशन, यानी कि जहां पर डेंसिटी क्या है? पार्टिकल्स की ज्यादा है, उसको हम कहेंगे कंप्रेशन, या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। दूसरा जहां पर जो इसकी डेंसिटी है वो क्या है? कम है। क्या है? इसकी डेंसिटी क्या है? कम है। इसको हम रियरफेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रियरफेक्शन, फ्रैक्शन, ठीक है। फिर ये विचलन है। फिर क्या होगा? आगे हिट करेगा, फिर वहां पे थोड़ा प्रेशर रिलीज होगा, फिर आगे को हिट करेगा। तो क्या है? जो ध्वनि तरंगे हैं वो क्या है? एक सक्सेसिव सीरीज है, श्रेणी है। किसकी? कंप्रेशन और रियरफेक्शन की, है ना। तो इस तरह से पूरी जो हम आवाज जनरेट कर रहे हैं ये आप तक कैसे पहुंच रही है? जब पहले कंप्रेशन होगा, फिर रियरफेक्शन होगा, फिर आगे की जो पार्टिकल्स है उसको हिट करेगा। ऐसा लगातार हो रहा है, और तब जाके ध्वनि आपके कानों तक पहुंच रहा है, ठीक है। इन दीज वेव द पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। यहाँ प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो ये पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं कंप्रेशन और रियरफेक्शन में, ये कहा? इनकी डायरेक्शन भी कहाँ है? प्रोपगेशन की ओर। तो इसी को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। अभी बताया था ना, इसी को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह एक जगह से दूसरी जगह पर सक्सेसिव कंप्रेशन और रियरफेक्शन के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करती है? ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे आप लोगों को देख रहे होंगे कि जो ये कंप्रेशन है, ठीक है, ये रियरफेक्शन। तो ये जो जब इसमें वाइब्रेशन होगा तो ऐसे तो आएगा ना, ऐसे तो करेगा, यानी कि जब इसमें वाइब्रेशन हो रहा है ना, तो इसमें क्या हो रहा है? ये ऐसे से मूवमेंट कर रहा है ना। तो जहां पर इसकी जो डेंसिटी ज्यादा होगी, कॉम्प्रेस ज्यादा होगा, उसको कॉम्प्रेशन, और जहां पर क्या होगी? डेंसिटी कम होगी, उसको हम रियरफेक्शन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? रियरफेक्शन। और क्योंकि ये जो वेव्स है प्रोपगेशन के डायरेक्शन में क्या कर रही है? आगे बढ़ रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कौन सी वेव कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो अभी मैंने कहा जो ध्वनि तरंगे हैं वह क्या है? एक सक्सेसिव कंप्रेशन और रियरफेक्शन के द्वारा क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करती है। एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करती है। एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस है ध्वनि तरंगों में,
एक कॉम्प्रेशन से दूसरे कॉम्प्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं वेव लेंथ। क्या कहते हैं? वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य। लिख लो, एक कॉम्प्रेशन से दूसरे कॉम्प्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि वन सी से दूसरे सी तक की जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं? इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे लैम्डा से, ठीक है। तो इस तरह के जो है यहाँ पे कॉम्प्रेशन, रियरफेक्शन, इस तरह लगातार एक सक्सेसिव वे में आपको ये दिख रहा होगा और तब जाके हमारे कान के अंदर ध्वनि तरंग पहुंचती है, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड हो रहा है वो कैसे हो रहा है? द प्रोपगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए प्रोपगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशन ऑफ प्रेशर वेरिएंस इन द मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रम को हमने यहाँ पे क्या करा? ड्रम को क्या करा? ड्रम को बजाया, हिट करा। तो यहाँ पे क्या है? इसमें फोर्स मारा, यहाँ पे बीच की जो हवा है वो कंप्रेस्ड हो गई, या बीच का जो माध्यम है वो क्या हो गया? कंप्रेस्ड हो गया। फिर वहां से थोड़ा ये रिलीज हुआ, फिर ये इसमें जाके आगे क्या कर दिया? यहाँ पे क्या कर दिया? कंप्रेशन कर दिया। तो एयर कंप्रेशन है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ वेरिएशन इन द एयर प्रेशर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एयर प्रेशर है उसमें जब हिट करेगा तो प्रेशर में भी वेरिएशन आएगा ना, है ना। ये इधर को जा रही है इस तरह से। तो जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है वहां पे क्या होगा? जहाँ पे संपीड़न ज्यादा होगा, है ना, तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्रेशन। और जहां पर रिलीज रहेगा प्रेशर वहां पे रियरफेक्शन। वहां पे क्या होगा? रियरफेक्शन या विरुलन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको कहा गया है कि जो ध्वनि तरंगे हैं वह उसको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता। अर्थात ध्वनि तरंगे क्या है? एक प्रकार की मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव, ठीक है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। जहां पर निर्वात होगा, यानी कि जहां पर कोई माध्यम उपस्थित नहीं होगा, वहां पर ध्वनि तरंगे ट्रेवल नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए यहाँ से, तो क्या होगा? अगर आप कितना भी चिल्ला दो, ठीक है, मम्मी पापा कितना भी चिल्ला दो, तो वो साउंड कभी पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर चले गए, जहां निर्वात हो, वहां से फिर कोई सुनने वाला नहीं, है ना। क्यों भाई रविंद्र? वहां से कितना भी चिल्लाएगा कोई सुनने वाला नहीं बचेगा फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ रहे हो? अगर हम लोग किसी को अंतरिक्ष में फेंक दिया यहाँ से जहां निर्वात हो, तो वहां से कोई भी किसी की भी आवाज हम तक नहीं पहुंच सकती है। और माना कल के दिन आप अंतरिक्ष यात्री बन गए और अंतरिक्ष में आपको छोड़ दिया, आप एक दूसरे के साथ बातें करोगे तो आवाज ट्रेवल नहीं करेगी, समझ रहे हो? तो साउंड इज ए मैकेनिकल वेव एंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील, एटीसी। तो साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव है जो जिसको किसकी आवश्यकता होती है? ट्रेवल करने के लिए, हिट करने के लिए। क्योंकि मैकेनिकल वेव है तो वो किसी को हिट करेगी, हिट करेगी। अब जैसे लाइट है तो लाइट किसी को हिट कर रही है? लाइट नहीं कर रही है ना। तो लाइट जो है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच रहा है, बीच में तो कोई मीडियम है नहीं। तो लाइट तो ट्रेवल कर सकती है, कहाँ? निर्वात में। लेकिन ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती है, क्योंकि यह एक प्रकार की क्या है? मैकेनिकल वेव है, ठीक है। आ रही बात समझ में? यह वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। साउंड वेव आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोशन ऑफ ए पार्टिकल। क्योंकि जो साउंड वेव है वो ट्रेवल कैसे कर रही है? एक ट्रेवल के मूवमेंट की वजह से। जब तक यहां से कोई पार्टिकल मूव करता हुआ आपके कानों तक नहीं पहुंचा, या जो वाइब्रेशन हो रहा है तो वो पास के पार्टिकल को हिट कर रहा है, वो दूसरे को करेगा, वो तीसरे को करेगा, इस तरह से जो है प्रत्येक पार्टिकल हिट करते करते साउंड कहां तक पहुंच रहा है? कहां तक पहुंच रहा है? हिमांशु के कानों तक पहुंच रहा है ना। तो इसलिए जो ध्वनि तरंगे हैं उनके लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी है, इस पे आप लोगों को दिया। ये क्या है? एक बेल जार है, ठीक है, या क्लोज कोई इक्विपमेंट है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर आपने विद्युत घंटी लगा दी। क्या लगा दी? विद्युत घंटी लगा दी, और इसकी हवा को यहाँ से निकाल दिया, वैक्यूम पंप से निकाल दिया। अरे बात समझ में? वैक्यूम पंप से इसके अंदर की हवा जो है हटा दी, तो ये बन गया वैक्यूम। क्या बन गया? वैक्यूम, ठीक है, निर्वात बन गया, ठीक है। अब ये वैक्यूम में जैसे आप स्विच ऑन करोगे घंटी तो बजेगी, लेकिन ये आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि अंदर निर्वात है। लेकिन जैसे पुनः आप इसके अंदर हवा भर देंगे तो क्या होगा? फिर आप घंटी को ऑन करेंगे तो बेल आपको सुनाई देगी। तो ये जो इक्विपमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये प्रूव करता है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब इसके जो कुछ गुण है, ध्वनि तरंगों के जो गुण है, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम ए मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक ए कंप्लीट ऑसिलेशन। जो ध्वनि तरंगे हैं, ठीक है, क्या है? एक बार क्या होगा? एक मैक्सिमम डेंसिटी होगी, एक बार क्या होगी? मिनिमम डेंसिटी होगी, फिर एक बार क्या होगी? मैक्सिमम डेंसिटी होगी। तो जो ये चेंज आ रहा है डेंसिटी में, घनत्व में, ठीक है, यह घनत्व क्या होगा? एक बार क्या होगी इसकी वैल्यू?
सबसे ज्यादा होगी, और एक बार क्या होगी, सबसे कम होगी। तो जहां पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड अगेन फिर द मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान और फिर पुनः क्या है, मिनिमम वैल्यू, यानी कि न्यूनतम मान पे जब ये क्या ध्वनि तरंग पहुंचती है, ठीक है, तो उसको हम एक दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक दोलन, ध्वनि का तरंगों का एक दोलन कहते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, अभी हमने कहा ना एक कंप्रेशन, दो कंप्रेशन, या इसको हमने कहा सी आर सी, इस तरह से बताया था ना, कंप्रेशन रिएक्शन इस तरह से लगातार चल रहा है। तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम उसको हम क्या कहते हैं, ये बीच में आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। हिमांशु क्या कहते हैं भाई, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, वेवलेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ये लैम्डा दिख रहा है यहाँ पर, लैम्डा बड़ा करके दिखाता हूं, ये लैम्डा, ठीक है, ये ग्रीक लेटर है, इसको लैम्डा कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट है, क्योंकि डिस्टेंस को बता रहा है ना, तो इसकी एसआई यूनिट मीटर है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होता है, लिख लो। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। अब यहां पर ये ध्यान देना है आपने, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एन एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आपने डीजे बजाया होगा, उसमें क्या होता है कि एम्पलीट्यूड रहता है और बेस रहता है, ठीक है, रहता कि नहीं रहता। तो वो जो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्वनि जो तरंगे हैं, ये यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ को ध्वनि तरंगे गई है ना, गई है। तो ये जो यहाँ पर एक पार्ट है जिसका, ये दिख रहा है आपको, ध्वनि तरंग का इतनी जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये एरिया है, इसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, इसकी जो मीन वैल्यू है एक साइड को, ठीक है, एक साइड को जिसकी मीन वैल्यू है, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, ए से। किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, ए से। ठीक है, as shown in the figure below, amplitude is the distance between mean position and crest maximum displacement। mean position और जो इसकी जो crest है, इसको क्या कहा जाता है, crest। क्या कहा जाता है, crest। दिख रहा है आपको, ये इसकी मेन वैल्यू है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या है, इसको क्या कहा जाता है, crest। क्या कहा जाता है, crest। ठीक है, तो जो इसका जो यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैक्सिमम विस्थापन हुआ, इसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ए लिख दीजिए, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। तो जो ये क्या है आपका, ये जो तरंग दिख रही है ना, ये तो ध्वनि तरंग है। क्या है ये, ध्वनि तरंग। अच्छा, एक जो यहाँ पे क्या है, क्रस्ट और दूसरी क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को यहाँ पे क्या कहा गया है, वेवलेंथ। ये कॉम्प्रेशन है माना, ये क्या है, ये भी कॉम्प्रेशन है, और ये क्या है माना, रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे जो ये कॉन्सिक्यूटिव दो क्रस्ट हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसको भी तो क्या कहा जा रहा है, वेवलेंथ कहा जा रहा है। आ रहा समझ में। लेकिन जो मीन, जो इसका क्या है, मीन पोजीशन और जो इसकी क्रस्ट है, इस पर जो क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको क्या कहा जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट तिरछा तो होगा नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा क्या है, सीधा होगा, और क्या होगा, इस पोजीशन तक पहुंचने का क्या होगा, शॉर्टेस्ट जो रूट होगा, यही तो है। तो ये डिस्टेंस ही इसका एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। तो अब और करेक्टर है इसमें कि द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक दोलन करने में, क्या, एक दोलन करने में ध्वनि तरंगों का लिया गया समय, एक क्या है, द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक दोलन पूरे करने में, ठीक है, ध्वनि तरंगों के द्वारा, या एक दोलन पूरा करने में जितना उसमें डेंसिटी और प्रेशर का जो उसमें क्या आया है, चेंजेज आया है, एक दोलन पूरा करने में, उसको ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवर्तकाल। जैसे सामान्य दोलन होता है ना, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, दोलन, कोई वस्तु है, अगर ये क्या है, इधर उधर क्या करती है, दोलन करती है ना। तो अगर इसको यहाँ पे ले जाए हम और वहां से छोड़ दें, तो यहाँ से यहाँ तक
ठीक है। और यहां से यहां तक एक पूरा दोलन पूरा करने में जो समय लिया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, आवर्तकाल। आवर्तकाल टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी एसआई यूनिट सेकंड होती है। एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। आए समझ में, जो झूला झूलते हैं ना, एक राउंड पूरा करने में इधर से उधर, ठीक है, तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, आवर्तकाल। यही वैसे यहाँ क्या है, ध्वनि जो तरंग है उसका एक जो क्या है दोलन पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, आवर्तकाल। क्या कहा जाता है भाई, आवर्तकाल। इसका जो मात्रक है वो होता है सेकंड। मात्रक क्या होता है आवर्तकाल का, सेकंड। लिखते रहो, जो मेन पॉइंट है उसको लिखना है। आवर्तकाल का मात्रक क्या है, सेकंड। स्मॉल ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, ग्रीक वर्ड एम न्यू, ठीक है। यहां पे ध्यान देना है आपको। अभी तो हमने कहा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय क्या है, आवर्तकाल है, ठीक है। लेकिन एक सेकंड में वो कितने दोलन कर रहा है, एक सेकंड में, ये एक सेकंड है ना, हो रहा, एक सेकंड में वो कितने दोलन का पूरे कर रहा है, कौन, ध्वनि तरंग। एक सेकंड में कंप्लीट किए गए ऑसिलेशन या दोलनों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है या फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू, ग्रीक वर्ड है न्यू। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू। समझिए, तो आवृत्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू। इसकी एसआई यूनिट है हर्ट्ज या 1/प्रति सेकंड है ना, 1/सेकंड, ठीक है। 1/आवर्तकाल को ये क्या कहते हैं, 1/आवर्तकाल को ही आवृत्ति कहते हैं। यानी कि एक सेकंड में हुए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहेंगे। तो आवृत्ति बराबर क्या होगा, 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल का मात्रक क्या था, सेकंड, तो इसलिए आवृत्ति का जो मात्रक होगा 1/सेकंड। इस 1/सेकंड को हर्ट्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड टू फॉलोड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, जो अभी मैंने बताया। तो ये न्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/t। न्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/t, 1/आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। इस फॉर्मूले को भी लिख लो। अब है स्पीड ऑफ साउंड, जो ध्वनि है उसकी जो स्पीड है, ध्वनि की स्पीड होगी ना, ध्वनि की भी स्पीड होगी। ध्वनि की एक निश्चित स्पीड से जो है गति करती है, उसको ध्वनि की स्पीड कहा जाता है। द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच ए पॉइंट ऑन ए वेव ट्रेवल पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में जितनी वस्तु क्या है, जिस पॉइंट तक या जितना डिस्टेंस क्या कर देती है, ट्रेवल कर देती है, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को ध्वनि की चाल कहते हैं। चाल वही जो आपको बताया था ना, सेम वही है। ध्वनि की चाल किसे कहेंगे, तो ध्वनि तरंगों द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी या एकांक समय में तय की गई दूरी को ध्वनि की चाल कहते हैं, ठीक है। लैम्डा इज द वेवलेंथ व्हिच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। एक आवर्तकाल में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी क्या है, उसकी वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। Hence स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू या वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया इसका, लैम्डा अपॉन टी। यानी कि लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, एक यूनिट टाइम में तय की गई दूरी है और बटे समय, कितना समय लिया, तो लैम्डा अपॉन टी कह सकते हैं इसको। द फ्रीक्वेंसी न्यू, द स्पीड v एंड फ्रीक्वेंसी न्यू एंड द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ साउंड आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। यहां पे देखो जो क्या है, वेलोसिटी यानी कि जो चाल है, वेग है, आगे बात समझ में, चाल है यहाँ पर, ये क्या है, लैम्डा अपॉन टी है। लैम्डा अपॉन टी है और आपको पता है कि लैम्डा गुणा 1/t भी तो लिख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत है क्या, एक का गुणा किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1/t। आपको पता है कि 1/t बराबर क्या होता है, अभी बताया तो था, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या था, 1/t। यानी कि न्यू बराबर क्या है, न्यू बराबर क्या होता है, क्योंकि हमें पता है न्यू बराबर होता है 1/t, इसलिए हम यहां पर v इज इक्वल टू लैम्डा v लिख सकते हैं। 1/t की जगह आपने क्या लिख दिया,
1/t की जगह क्या लिख दिया, लैम्डा v। तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा इंटू न्यू। तो हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु की जो वेलोसिटी है, किसी भी वस्तु की वेलोसिटी यानी कि उसकी जो चाल है वह उसके तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है ना, यही तो है। अर्थात स्पीड बराबर वेवलेंथ इनटू टाइम पीरियड, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब जब हम कोई स्पीकर बजाते हैं तो उसमें भी इस तरह के कुछ वो आते हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो जब हम स्पीकर पे यहाँ पे कंप्रेशन है तो कंप्रेशन में डेंसिटी ज्यादा होगी, रियर फ्रैक्शन में डेंसिटी कम होगी। तो इस तरह से जो है डेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है। किसका वेरिएशन हो रहा है, डेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब स्पीकर बजता है आप तेज बजाओ कम बजाओ, या उसका जो आवाज कम, या हम तुमको बुलाते हैं, इस तरह से। तो अगर आप क्या निश्चित वेरिएशन पे क्या कर रहे हो, बोल रहे हैं, तो क्या होगा, इनका वेरिएशन आपको बता देता है कि किस प्रकार का वेरिएशन है। ये किसका वेरिएशन है, डेंसिटी का। डेंसिटी जहां पे ज्यादा कंप्रेशन, जहां पे कम रियर फ्रैक्शन, जहां पे ज्यादा वहां पर कंप्रेशन, जहां पे कम वहां पर रियर फ्रैक्शन या विरलन, ठीक है। आज बात समझ में। इसी तरह से जो प्रेशर होगा भाई, जहां पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे रियर फ्रैक्शन होगा वहां पे प्रेशर कम होगा। तो इस तरह का ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। तो जो आपने क्या देखा, डीजे बजाया या उसमें जो टैप होता है जहां पे ये बजता है, तो वहां पे कभी कभी आता है कि नहीं आता है। अभी जब म्यूजिक बजता है तो इस तरह का वेरिएशन आता है कि नहीं आता है। तो क्या है, वो साउंड की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसको बता रहा है। तो वो क्या नोट करके बताता है, उसकी डेंसिटी वेरिएशन को क्या करके बताता है, डेंसिटी वेरिएशन को बताता है। आज बात समझ में। अब है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है। तो अलग अलग माध्यमों में ध्वनि क्या है, ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। तो यहाँ पे द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द नेचर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसमिटिंग मीडियम। जिस माध्यम में ध्वनि तरंगें संचरित हो रही है उसका जो नेचर है, उसका जो टेम्परेचर है, उस पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज व्हेन वी गो सॉलिड टू गैसियस स्टेट। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल ठोसों में होती है। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होती है, ठोसों में होती है, फिर लिक्विड्स में, फिर गैसेज में। सारी बात समझ में। यानी कि हम हवा में बोल तो रहे हैं, लेकिन हवा में ध्वनि की चाल सबसे कम है, जबकि ठोसों में ध्वनि की चाल क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। इन एनी मीडियम वी इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे हम किसी भी, माना आप हवा को थोड़ा क्या वार्म कर लो, क्या कर लो, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका क्या कर दो, बढ़ा दो, तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। नोट करो इसको, साउंड की स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड है। कितने मीटर पर सेकेंड है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ध्वनि की चाल हवा में कितनी है, 331 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम क्या है, एयर का टेम्परेचर माना 24 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस है, 24 डिग्री। तो इसकी जो स्पीड है वो 344 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कितने मीटर पर सेकंड हो जाती है, 344 मीटर पर सेकंड। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जहां पे कोल्ड वेदर होगा वहां पे ध्वनि की चाल थोड़ा स्लो होगी, जहां पे जो है वार्म वेदर होगा वहां पर ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ टेबल दे रखे हैं कि ध्वनि की चाल क्या है, सब में अलग अलग है। इसमें किसमें सबसे ज्यादा है, एल्यूमिनियम। स्टील में देखो ये 6420 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में 6 किलोमीटर दूर चली जाती है। इसमें स्टील में, एल्यूमिनियम में। स्टील में और कम है, ग्लास में इतनी है, वाटर में, सी वाटर में इतनी है। जो डिस्टिल वाटर है उसमें और कम है, एथेनॉल में और कम है। और ये आपकी हवा है ना, हवा, इसमें 346 मीटर पर सेकंड है। इसको नोट कर देना। हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। अब यहां पे देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लाइट साउंड गेट रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस टू। अब कुल मिला के बात यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आखिर जो साउंड है वो आपसे, आपके कानों तक पहुंचता कैसे है। माना मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, कहां से बोल रहा हूँ, इस पॉइंट से बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पीछे खड़े हो, कहाँ खड़े हो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप लोग पीछे, मेरे पीछे खड़े हो, मैं आगे की ओर बोल रहा हूँ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आगे की ओर। तो क्या आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, सुनाई देगी ना, क्यों सुनाई देगी,
क्यों सुनाई देगी? है? हाँ, जब आगे कोई ऑब्जेक्ट तो हो गई, ऐसा तो नहीं कि नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा, तो साउंड जैसे यहाँ से इधर को जाएगा तो यहाँ से टकरा के यूं आएगा, यहाँ से टकरा के यूं आएगा, यहाँ से टकरा के फिर यूं आएगा, और फिर ये क्या है, माना ये आप लोगों का कान है, क्या है आप लोगों का कान, यहाँ से या यहाँ के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से या ऊपर कोई छत है, ऊपर क्या है, कोई छत है, तो यहाँ से यहाँ टकराएगा, यहाँ से छत पर टकराएगा, और यहाँ से, तो ये बराबर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, ऐसी ये आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि। अब वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट किस तरह का है। ऑब्जेक्ट तो ऐसे तो है नहीं, सीधा ही होगा, जहां पर हमारी क्या है, आवाज टकराएगी, तो वहां उसका जो तल होगा वो अलग अलग लेवल का होगा, तो अलग अलग लेवल का होने के कारण ये अलग अलग तरीके से हमारे कानों तक क्या हो रही है, ध्वनि परावर्तित हो रही है। ध्वनि क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो जैसे ध्वनि क्या, जैसे लाइट परावर्तित होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है, सेम उसी तरह से ध्वनि का परावर्तन होता है। और ध्वनि तरंगे भी किसी एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक टकराते हुए, या टकराने का मतलब यहाँ पर है परावर्तित होते हुए हमारे कान तक पहुंचती है, हमारे कान तक पहुंचती है। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, अब जो ये ध्वनि की जो परावर्तन के नियम है, ये प्रैक्टिकल आप लोगों को मैंने कराया था ना। ये क्या है, दो क्या है, स्टील के पाइप है ना, यहाँ से हमने ध्वनि जनरेट करी, साउंड जनरेट करा, तो ये जो ध्वनि जब इस सरफेस पे टकराई, तो जो ये ध्वनि यहाँ से यहाँ टकराएगी, तो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब हम ये दूसरा पाइप जो यहाँ पे रखते हैं, तो आपको जिस कंडीशन में स्पष्ट साउंड सुनाई देगा, कौन सा साउंड, स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगी परावर्तित होकर के, उसी एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जैसे प्रकाश के इसमें क्या थे, दो नियम थे, क्या थे, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और ये क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में है। सेम वैसे क्या है, आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, सेम हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ध्वनि तरंगों का आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिख रहा है यहाँ पर पहला नियम। दूसरा नियम, द इंसिडेंट रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइक इन द सेम पैनल। आपतित ध्वनि किरण, परावर्तित ध्वनि किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर